स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक संस्कृति के भाग 2 का। इसका पहला जो पार्ट है वो इस चैनल की लिस्ट में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि जस्ट उसके आगे से मैंने यहाँ लिया है। तो हमने काफ़ी चर्चा उसमें कर ली है। जो बातें बाकी रही हैं हम यहाँ कर लेते हैं, जैसे अर्थ परिभाषा वो सब उसमें देख लिया पार्ट 1 में। अब देखिए, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, यानी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित कौन करता है, कौन कौन सी बातें हैं जो ये तय करते हैं कि संस्कृति कैसी ये ऐसी है, तो उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से कारण हैं। तो पहला जो है निर्धारक तत्व जो निर्धारित करता है राजनीतिक संस्कृति को, वो है इतिहास। जैसे किसी देश के इतिहास में अगर जाते हैं तो उसकी परंपराएं क्या रही, उसकी राजनीतिक निरंतरताएं क्या रही, क्रांति हुई है तो क्यों हुई, उसकी घटनाक्रम, ये सब बातें, ये सब चीज़ें अगर घटनाएं वहाँ घटी हैं तो मतलब फिर हम तय कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि इस देश की राजनीतिक संस्कृति ऐसी क्यों है। तो सीधा सा मतलब है कि उस देश का इतिहास बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित करता है, उसको निर्धारित करता है। जो अगला तत्व है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको कीवर्ड्स लेने पॉइंट, और उसके बाद में उसमें कीवर्ड्स, ये परंपराएं, राजनीतिक निरंतरता, क्रांति, है ना, इस प्रकार से कीवर्ड्स तैयार रखिएगा आप। फिर देखिए धार्मिक विश्वास। जो धार्मिक राज्य होते हैं वहाँ धर्म के आधार पर ही वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है या वहाँ पे तय होती है। उदाहरण देख लीजिएगा, हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान या फिर और कोई देश लें तो जहाँ धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला है तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति भी इसी तरीके से तैयार होती है। वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था में जो परंपराएं हैं, जो सिस्टम है, वो इसी तरीके से डेवलप हो जाता है कि सब कुछ धर्म के अनुसार तय होता है। फिर तो धार्मिक विश्वास इसका अगला बिंदु। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं भौगोलिक परिस्थिति, यानी उस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि वो कहाँ स्थित हैं, उसके पड़ोसी देश कैसे हैं, उसकी जनसंख्या कितनी है, जनघनत्व कितना है, उसके पास संसाधन कितने हैं, ये सब बातें मिलके, जैसे किसी देश के पास संसाधन बहुत अच्छे हैं, वहाँ की जनता आर्थिक रूप से समृद्धशाली है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर राजनीतिक रूप से भी अच्छी सुविधाएं या अच्छी स्वतंत्रता वगैरह जो भी सिस्टम कहें वो अच्छा होगा। और किसी देश में भूखमरी, गरीबी है, और हम वहाँ उम्मीद करें कि राजनीतिक जो अवधारणाएं हैं, राजनीतिक मूल्य वो बहुत अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। तो ये हमेशा तय किया जाता है, ये सब चीज़ें, जनसंख्या कितनी है, संसाधन कितने हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, ये सब बातें भी वहाँ की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक परिवेश। आर्थिक परिवेश की चर्चा हालांकि मैंने संसाधनों में कर ली है। सामाजिक का मतलब वहाँ भेदभाव, वहाँ पे जैसे कि जातिगत या रंग, नस्ल, जिस भी आधार पर अगर कोई न कोई विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो ये भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। जैसे अमेरिका का उदाहरण ले, काले और गोरे का भेद वहाँ पे पाया जाता है। हिंदुस्तान में जाति, धर्म, है ना, और भी देशों में कोई न कोई आधार होता है, और वहाँ पर ये सामाजिक परिवेश भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। आर्थिक परिवेश यानी लोगों की आर्थिक हालात कैसे हैं, उस राष्ट्र के आर्थिक हालात कैसे हैं, उसके बाद संसाधन कितने हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से वो राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हैं। जिसकी आर्थिक स्थिति जिस देश की बहुत अच्छी है उसकी राजनीतिक संस्कृति भी बहुत अच्छी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे अफ्रीका के राष्ट्र लीजिएगा दोस्तों, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति भी इतनी विकसित नहीं है। एक तो अमेरिका का जो राजनीतिक मूल्य है, जो राजनीतिक स्वतंत्रताएं या संविधान के प्रति या कानून के प्रति जो नज़रिया है लोगों का, या जो जानकारी है, वो अफ्रीका के लोगों में नहीं है। तो उसका कारण है सामाजिक और आर्थिक परिवेश में फ़र्क होना दोनों में। फिर देखिए अगला विचारधाराएं, ये भी तय करती हैं कि किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी। मान लीजिए किसी देश में उदारवादी विचारधारा को प्रबल समर्थक लोग हैं, वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति अलग प्रकार की होगी। मार्क्सवाद को मानने वाले लोग हैं, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति अलग होगी। पूंजीवाद, तो ये जो विचारधाराएं हैं ये भी तय करती हैं कि राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार से होती है। तो ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, यानी निर्धारित कौन करता है, कौन से फैक्टर हैं जो राजनीतिक संस्कृति को फिक्स करते हैं कि हाँ इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति होती है। इसके अलावा अन्य तत्व हम देख लेते हैं, जैसे वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति की, साइंस में वो कितना प्रोग्रेस किया है उस राष्ट्र ने, है ना,
मीडिया तथा प्रेस, जनसंचार के जो साधन हैं या उसका शिक्षा का स्तर कैसा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अनेक ऐसी बातें हैं जो और जिन्हें हम अन्य तत्वों में रख सकते हैं, और वो सब मिला के, ये सारी बातें मिला के तय होता है कि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी है। फिर हम देखते हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं। राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, पहली जो विशेषता वो समन्वयकारी स्वरूप है। समन्वय का मतलब होता है कि समन्वय बैठाना, दो जो विरोधी चीजें होती हैं उनके बीच में तालमेल बिठाना, दो अलग अलग चीजों के बीच में तालमेल बिठाना। कौन सी चीजों के बीच में? जैसे प्राचीन मूल्य और नवीन मूल्यों। कई ऐसी चीजें हैं जो चली आ रही होती है राजनीतिक व्यवस्था में, लेकिन कुछ नई चीजें भी आती हैं। तो अगर राजनीतिक संस्कृति अगर वो समन्वय नहीं कर पाती तो वो राष्ट्र असफल हो जाता है, राजनीतिक तौर पर असफल हो जाता है, जिसका परिणाम हिंसा, क्रांति या फिर अव्यवस्था कह सकते हैं, उस राष्ट्र में फैल जाता है। तो वो जो एडजस्टमेंट होता है वो समन्वयकारी स्वरूप, यानी वो संस्कृति एडजस्ट कितना कर पाती है, समय के साथ अपने आप को कितना बदल सकती है। फिर देखिए नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, जो चीज़ें अच्छी है, जो होनी चाहिए, उसके प्रति राजनीतिक संस्कृति बहुत सजग होती है। नैतिकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे नैतिक मूल्यों की फिर स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप तो कभी सत्ता का योगदान होता है, यानी सरकारें हो चाहे धार्मिक संस्थाएं हों, वो सभी नैतिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हम भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं। कोई भी धर्म या धार्मिक राज्य भी ये नहीं कह सकते कि लोगों के साथ अन्याय होना चाहिए। तो ये जो है वो नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण दिखाई देता है और इससे राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है। अगला जो बिंदु है अमूर्त रूप। किसका अमूर्त रूप दोस्तों? जनता के विचार का। जनता के विचार जो हैं वो अमूर्त होते हैं। मूर्त मतलब जो दिखाई देते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जैसे विचार हम नहीं देख सकते हैं, तो वो अमूर्त हैं। जैसे किसी राज्य ने क्या कानून बनाए, वो कैसे कार्य करी वहाँ की सरकार, तो अगर वो जनता के विचारों को नहीं समझ पाए तो वो जनता की प्रतिक्रिया, अगर कानून सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो गलत कानून है या अन्यायपूर्ण कानून है तो जनता क्या करेगी? हड़ताल या क्रांति। कई देशों में होती भी है दोस्तों। तो कारण क्या हुआ कि वो जनता के विचारों को जो अमूर्त हैं वो समझ ही नहीं पाए, वो राजनीतिक संस्कृति को समझ ही नहीं पाए वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग। फिर देखिए राजनीतिक संस्कृति की अंतिम विशेषता गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब स्थिर नहीं होना, एक चीज़ फिक्स है तो ये नहीं है कि यहाँ बैठ गए तो यहीं बैठे रहना है, समय के साथ परिवर्तन करना। तो राजनीतिक मूल्यों के साथ राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, यानी जैसे जैसे नए मूल्य आते हैं तो राजनीतिक संस्कृति में भी वो अपने आप परिवर्तन होता रहता है। और ये समय के साथ परिवर्तन होता रहता तो हमें नज़र भी नहीं आता कि कब चेंज हुआ है। जैसे भारत के हालात लीजिएगा, क्या 1947 का लोकतंत्र और 2020 का लोकतंत्र एक समान है? बहुत सारी नई चीज़ें लोकतंत्र में आ चुकी हैं जो 1947 में कहीं थी ही नहीं, वो आज हमारे लोकतंत्र को परिपक्व मजबूत बना रही है। तो ये सब समय के साथ हुआ दोस्तों। तो ये गतिशीलता दर्शाती है, यानी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, बीच में एक बात कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर देखिए राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य क्या संबंध है। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र, तो ये जो है इस विषय पे अनुसंधान हुआ है और ये अनुसंधान बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन जो फेमस है वो ग्रेबल आमंड और सिडनी वर्बा का है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। उन्होंने 5 देशों का अध्ययन किया राजनीतिक संस्कृतियों का, और उन्होंने बताया कि वे लोकतंत्र और राजनीतिक संस्कृति में क्या संबंध है। क्या लोकतंत्र राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है? क्या राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को प्रभावित करती है? इनके ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर देने का इन्होंने प्रयास किया। तो पहले तो 5 देश कौन से हैं जिसका अध्ययन इन्होंने किया है? तो ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मैक्सिको। आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, अमेरिका और ब्रिटेन 2 हो गए, इटली और जर्मनी एक साथ हो जाएंगे, और मैक्सिको। अध्ययन क्या था इनका कि लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव, कि अगर कोई लोकतंत्र स्थिर है या अगर वह अस्थिर है, लोकतंत्र कायम हो रहा फिर सैन्य सत्ता उससे सत्ता छीन लेती है, तो इसके पीछे क्या राजनीतिक संस्कृति उसको प्रभावित करती है या नहीं करती है। तो जो चीज़ निकल के आई
वो ये थी कि जो लोकतंत्र है वो उचित और उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकता है। यानी लोकतंत्र के लिए क्या चाहिए? उचित और उपयुक्त यानी अच्छा सामाजिक परिवेश, सामाजिक वातावरण चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। और यह सामाजिक परिवेश राजनीतिक संस्कृति द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। यानी ये जो सामाजिक परिवेश है जो चाहिए लोकतंत्र के लिए, इस सामाजिक परिवेश को हम किसके द्वारा बना सकते हैं? कौन बनाएगा इसको? राजनीतिक संस्कृति बनाएगी। फिर अगला बिंदु हमारा राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। तो दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से दो हैं। मुख्य रूप से राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक है अभिजन संस्कृति और एक है जन साधारण की संस्कृति। देखिए, किसी भी विचारक के अनुसार ना पूछें और सिर्फ ये परीक्षा में प्रश्न आए कि राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है, तो केवल आपको दो प्रकार की बतानी है, अभिजन संस्कृति और जन साधारण। या किसी विचारक का नाम लें तो फिर उसका वर्गीकरण हमें देना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर, हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। तो केवल अगर ये पूछा जाए कि राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, अभिजन संस्कृति और जन साधारण। अभिजन संस्कृति क्या होती है? देखिए, जो लोग सरकारी निर्णयों में सहभागी एवं उत्तरदायी होते हैं, यानी जो सरकार में भाग लेते हैं, सरकारी निर्णयों में भाग लेते हैं और वो फिर जवाबदेही भी उनकी होती है। यानी सीधा सीधा अगर मैं आपको समझाऊं तो जो राजनेता हैं वो हमारे यहाँ पे अभिजन संस्कृति, वो संख्या में बहुत कम होते हैं, इन्हें अभिजन संस्कृति कहते हैं। और इस वर्ग की अलग ही राजनीतिक संस्कृति होती है। यानी ये सरकारी निर्णयों में भाग लेते हैं और वो जवाबदेही, उनका उत्तरदायित्व भी उनका तय होता है। तो ये जो समूह है वो अभिजन कहलाता है और इनकी जो संस्कृति है वो अभिजन संस्कृति कहलाती है। तो इन नेताओं के अलावा जैसे भारत में देखें तो बाकी सब कौन बचे? जनसाधारण और जनसाधारण की संस्कृति। ये लोग सरकारी निर्णयों में विशेष सहभागी नहीं होते हैं। यानी हमारी एक लिमिट तक होती है, हम चुनाव में जाते हैं, वोट करके आ जाते हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो, हमारे कार्य, हमारी पद्धतियां बिल्कुल अलग होती हैं। तो इस प्रकार जो जनसाधारण की संस्कृति है वो भी अलग होती है। तो सामान्य अगर राजनीतिक संस्कृति पूछें तो दो प्रकार की, अभिजन संस्कृति और जनसाधारण की संस्कृति। फिर हम देखते हैं आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण। इन्होंने अब आपसे परीक्षा में पूछ ले कि आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है, तो फिर हमें इनके हिसाब से देना पड़ेगा। तो पहले तो इन्होंने जो ये वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है दोस्तों? राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर, कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, उस आधार पर इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है। तो टोटल इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, देख लेते हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से। पहला इन्होंने बताया है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। यानी इन्होंने 2 देशों को आदर्श माना, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन। और ये कहा कि वहाँ पर उदारवादी मूल्य हैं। उदारवादी मूल्य अनेक हैं दोस्तों, मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ लिया, जैसे पंथ निरपेक्षता, धर्म की जो है इतने हस्तक्षेप नहीं रहेगा, वहाँ स्वतंत्रता रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, और लोगों में जन जागरूकता जो है वो बहुत हाई लेवल की होगी, है ना, शिक्षा का स्तर, आर्थिक, ये सारी चीज़ें मतलब एक आदर्श बोल सकते हैं। तो उनको उन्होंने लिया और इस ग्रुप में रखा। तो इसको क्या नाम दिया? आंग्ल अमेरिकी। आंग्ल मतलब ये ब्रिटिश या अंग्रेज बोल सकते हैं, अमेरिका मतलब अमेरिका, अमेरिका का मतलब जो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था उससे संबंधित है। तो ये पहली जो राजनीतिक संस्कृति का प्रकार बताया उन्होंने, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा जो उन्होंने दिया है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। देखिए, यूरोप का एक देश तो उन्होंने उसमें ले लिया, ब्रिटेन को, तो पीछे जो बचे उनके संदर्भ में इन्होंने कहा कि ऐसे देशों में उदारवादी मूल्य तो होते हैं। यानी जो अमेरिका और ब्रिटेन की बात की है वो कुछ हद तक यहाँ होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन इसके साथ में कई उप संस्कृतियाँ भी होती है, यानी उसके अलावा कई और चीज़ें भी वहाँ पे पाई जाती है। और उसका परिणाम ये होता है कि वहाँ कई बार हिंसा और संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। और इस कैटेगरी में उन्होंने कौन कौन से देशों को रखा है? फ्रांस, इटली और जर्मनी, ऐसे राष्ट्रों को इन्होंने रखा है। तो यूरोपीय बात आई है तो यूरोप के 3 देश आप याद रख लीजिएगा, इटली, जर्मनी और फ्रांस। फिर इन्होंने गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था रखी। इसमें अगर सीधी बात करें तो एशिया के ज़्यादातर देश और अफ्रीका के ज़्यादातर देशों को रखा है। इसकी जो विशेषता है, इसमें कहा कि नवजात लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं हुआ,
नया नया लोकतंत्र है। और यहाँ की एक और विशेषता है निम्न आर्थिक विकास। ये जो दोस्तों मैं नोट्स बना रहा हूँ इसमें मैंने कीवर्ड्स रखे हैं, आप इन कीवर्ड्स को हमेशा दिमाग में रखिए। आप आराम से 4-5 लाइनें लिख सकते हो। फिर किसी भी प्रश्न के उत्तर को रटने की कोशिश ना करें, उसे समझें और उसके कीवर्ड्स को दिमाग में बना के रखिए कि उन्होंने किस देश के बारे में कौन सी बातें कही थी। तो जो भारत है हमारा देश, वो इसी कैटेगरी में। एक छोटा प्रश्न बहुत अच्छा बनता है और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत अच्छा बनता है कि भारत आमंड का जो राजनीतिक संस्कृतियों का वर्गीकरण था वो किस कैटेगरी में भारत को रखा था। तो गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक। पूर्व मतलब एक देखिए पाश्चात्य बोलते हैं हम, पश्चिमी राष्ट्र, तो पूर्व देशों में फिर भारत को रखा है इन्होंने। औद्योगिक जो राजनीतिक व्यवस्था वाले हैं, जो उद्योग पर आधारित हैं। फिर देखिए सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, यानी ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं जहां सत्ता के सारे अधिकार सरकार के पास में होते हैं, जनता को बहुत कम अधिकार मिलते हैं। तो इसमें अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी, अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, या कहें कि निरंकुश राजसत्ता। इसके उदाहरण के तौर पर देखें तो साम्यवादी चीन, उत्तरी कोरिया, ऐसे देश ले सकते हैं। और भी साम्यवादी देश या जहाँ पे निरंकुश शासन चलता है, वो सारे देशों को इसमें रखा गया। तो ये था आमंड का वर्गीकरण। 4 टाइप उन्होंने बताए थे, आधार था राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर। फिर देखिए फाइनर का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। फाइनर महोदय ने जो राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार बताए, उसका आधार उन्होंने बताया सैन्य भूमिका, यानी सेना की भूमिका कितनी है। अगर सेना बहुत ज़्यादा सत्ता में हस्तक्षेप करती है तो नहीं करती है, कम करती है, या कितना है, उस आधार पर। तो जो ये इनका वर्गीकरण है, इनकी एक पुस्तक है द मैन ऑन हॉर्स बैक। तो इन्होंने 3 बताए हैं मेन रूप से। परिपक्व, यानी ऐसी राजनीतिक संस्कृति जो परिपक्व है, मैच्योर है, फुल्ली मैच्योर है, उसमें रखा इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन को। यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने कि यहाँ पे सैन्य सत्ता की जो हस्तक्षेप है या जो भूमिका, वो बहुत ही सीमित है, यानी बहुत ही कम रहता है। विकसित में इससे थोड़ी ज़्यादा होगी और निम्न स्तरीय में सैनिक सत्ता की भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी। निम्न या फिर निम्न स्तरीय राजनीतिक व्यवस्था, इसको हम एक ही लाइन में तीनों देख लेते हैं। तो 3 टाइप कौन से हो गए? परिपक्व, विकसित और निम्न स्तरीय। परिपक्व में सैन्य सत्ता की भूमिका न्यून होगी और बाकियों में क्रमशः बढ़ जाएगी, यानी इसमें कम, फिर इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी और इसमें सैन्य सत्ता की भूमिका थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर वाइजमैन का जो वर्गीकरण है वो हम देखते हैं। वाइजमैन का वर्गीकरण, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, इन्होंने आधार है सहभागिता, यानी लोग कितना भाग लेते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में कितना भाग ले सकते हैं या कितना ले रहे हैं, इस आधार पर उन्होंने राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने 2 टाइप बताए पहले तो, कि एक तो विशुद्ध रूप से अगर बात करें तो ये हैं, और उन्होंने कहा मिश्रित रूप से। ये क्यों किया इन्होंने कि विशुद्ध रूप से जो मैं बता रहा हूँ वो आज पॉसिबल नहीं है, आज के समाज में ऐसे नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक और वर्गीकरण दे दिया मिश्रित रूप से। तो जो उन्होंने विशुद्ध रूप से दिया, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा संकुचित, पहला जो विशुद्ध रूप में बताया कि संकुचित, यानी इसमें कहा कि व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है, यानी जानकारी नहीं है तो वो भाग ही नहीं लेता है। तो आदिम समाज जो होते थे वो इसका परफेक्ट आंसर है कि न तो उन्हें राज व्यवस्था में क्या होता है, कैसे होता है, उनका कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे समाज को इन्होंने विशुद्ध रूप से संकुचित राजनीतिक संस्कृति में रखा है। फिर इन्होंने देखिए पराधीन, उन्होंने कहा कि पराधीन में क्या होता है कि जानकारी तो होती है लोगों को राजनीतिक व्यवस्था की, लेकिन वो सक्रिय राजनीतिक भागीदारी नहीं निभाते हैं, यानी वो भाग नहीं लेते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया विशुद्ध रूप से सहभागी। सहभागी में क्या कहा कि जनता को संपूर्ण जानकारी होती है, जैसे आज के समाज में हम देख सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ये, तथा वे सक्रिय रूप से राजनीतिक व्यवस्था में भाग भी लेते हैं, सरकार पर दबाव बनाते, वो जैसा चाहते हैं कानून बनवा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो बी पार्ट हैं मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था, उन्होंने कहा कि आज के दौर में ये सब जो विशुद्ध रूप से तो नहीं पाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिक्स है। तो उन्होंने संकुचित पराधीन, उन्होंने कहा कि इसमें संकीर्ण राजनीतिक व्यवस्था भी होती है और पराधीन भी होती है, यानी पहला और दूसरा रूप। सहभागी राजनीतिक संस्कृति वहाँ पाई जाती है जहाँ सहभागी और पराधीन, ये सहभागी पराधीन मैंने सब ऊपर समझा दिया दोस्तों, और संकुचित में इन्होंने सहभागी और संकीर्ण दोनों को साथ में रखा है। तो इस प्रकार से मिश्रित में भी इन्होंने दिया है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनका वर्गीकरण लिखिए, नाम पूछे जा सकते हैं। फिर अगला जो हमारा बिंदु है वो ये है कि राजनीतिक संस्कृति
और राजनीतिक समाजीकरण में क्या संबंध है। तो आमंड और वर्बा ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। इसको हमने पिछले एक वीडियो में राजनीतिक संस्कृति नाम का एक वीडियो मैंने पोस्ट कर रखा है दोस्तों, उसको भी आप देखें अगर नहीं देखा है तो। उसमें पूरा मैंने डिटेल से बताया कि राजनीतिक समाजीकरण वो क्या है। तो राजनीतिक समाजीकरण में क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीतिक संस्कृति का हस्तांतरण होता है। और वो हस्तांतरण किन साधनों के माध्यम से होता है? परिवार, पड़ोस, शिक्षण संस्थाएं, दबाव समूह, राजनीतिक दल, जनसंचार के साधन, ये सब। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है राजनीतिक संस्कृति का हस्तांतरण बिना राजनीतिक समाजीकरण के नहीं हो सकता। यानी जब तक राजनीतिक समाजीकरण नहीं आएगा, राजनीतिक संस्कृति अगली पीढ़ी तक जाएगी नहीं। और जब राजनीतिक संस्कृति का हस्तांतरण नहीं होगा, राजनीतिक समाजीकरण नहीं होगा, तो वह राज्य व्यवस्था स्थिर हो जाएगी, जड़ता में चली जाएगी, और फिर वहाँ पे संघर्ष होगा, वहाँ पे हिंसा होगी, क्योंकि वह राजनीतिक मूल्यों के प्रति अविश्वास पनप जाता है। फिर देखिए राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। राजनीतिक संस्कृति का महत्व यही है कि राजनीतिक व्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति का विकास करके राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बना सकते हैं, वहाँ के राजनीतिक माहौल को अच्छा बना सकते हैं, विश्व में शांति कायम की जा सकती है। ये सारी अनेक बातें जो हैं राजनीतिक संस्कृति का महत्व इसमें दर्शाता है। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं दोस्तों। राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार आपको बताने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो हैं वो किसी भी विचारक का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये पूछा है कि राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक तो है अभिजन और एक है जनसाधारण। ये दो टाइप हमने किया है। फिर देखिए राजनीतिक संस्कृति से संबंधित कोई दो विचारकों के नाम बताइए। तो ऐसे बहुत सारे विचारकों की चर्चा हमने की है, इस अध्याय में नाम आया है। जैसे देख सकते हैं आमंड, पॉवेल, लुशियन पाई, वाइजमैन, फाइनर, है ना, ऐसे अनेक लोग हैं। फिर देखिए अभिजातीय संस्कृति से क्या आशय हैं, क्या तात्पर्य हैं। तो अभिजन संस्कृति यानी इसमें ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी निर्णयों में भाग तो लेते हैं, सहभागी होते हैं और उत्तरदायी होते हैं, इन्हें अभिजन कहते हैं। और इस वर्ग की अलग ही राजनीतिक संस्कृति होती है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वही फुल एंड फाइनल है, वही सबसे अच्छा है। और भी वीडियोज़ आजकल चल रहे हैं और आपके जो शिक्षक हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो चलन चला है एक यूट्यूब स्टडी या ऑनलाइन स्टडी बोल सकते हैं, सोशल मीडिया से कह सकते हैं, कि इसका यूज़ हम करके हम आसान कर सकते हैं। तो मेरा भी एक प्रयास है कि मैं आपकी मदद करूं। तो जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका डाउट है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे कोई डाउट रहे नहीं। इस वीडियो में सब क्लियर करने की कोशिश करता हूं। कीवर्ड्स को ध्यान रखिए और सारे नोट्स को भी दोस्तों आप लिख दीजिएगा कहीं ना कहीं, ताकि आप आराम से पढ़ पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इतने ध्यान से देखा पूरा वीडियो, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।